डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 इंग्लिश इलेक्टिव का। इससे पहले इंग्लिश इलेक्टिव का जो है सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है और बाकी सभी सब्जेक्ट चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया गया है। वीडियो के एंड में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट को टच करके आप सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के भी आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साउथ इंडिया के कल्चर वगैरह के बारे में, वहाँ की खासियत के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं इस पैसेज में। और इन पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों के जो हैं यहाँ पे उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज साउथ इंडिया मेनली नोन फॉर। यहाँ पूछ रहा है या बता रहा है कि आपको दक्षिण भारत मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। तो साउथ इंडिया मेनली नोन फॉर इट्स म्यूजिक, आर्ट एंड रिच लिटरेचर। यानी कि दक्षिण भारत मुख्य रूप से अपने संगीत, कला और समृद्ध, रिच मतलब समृद्ध, लिटरेचर टोटल, रिच लिटरेचर मतलब समृद्ध जो है साहित्य के लिए जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई इज इट ट्रीट टू वॉच द स्पीकर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आप वक्ता को देखना क्यों अच्छा लगता है। यानी कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब वो बैंड बाजे वाला स्पीकर नहीं, जो आदमी बोल रहा है उस स्पीकर की बात हो रही है। तो यहाँ पर वक्ता बोलते हैं इसको। तो इट इज़ ए ट्रीट टू वॉच द स्पीकर्स बिकॉज दे यूज ओरेटोरिकल वेपन्स। ओरेटोरिकल वेपन्स मतलब होता है आपका वाक्य पट्टू, वहाँ के लैंग्वेज में वाक्य पट्टू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द ब्रीज ऑन मरीना बीच अफेक्ट द ऑथर। यानी कि मरीना बीच पे जो है हवा ने लेखकों को कैसे प्रभावित किया। तो द ब्रीज ऑन मरीना बीच अफेक्टेड द ऑथर बाई सूथिंग द बॉडी, रिफ्रेशिंग द माइंड, शार्पिंग द टंग एंड ब्राइटिंग द इंटेलेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मरीना बीच पर हवा शरीर को शांत करके, मन को तरोताजा करके, और शार्पिंग द टंग यानी कि जीभ को तेज करके, और एंड ब्राइटिंग द इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि को उज्जवल करके लेखक को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा, व्हाट इज स्पेशल अबाउट एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ चेन्नई। यानी कि चेन्नई के हर गली नुक्कड़ में क्या खास है, ये पूछा है। तो एवरी स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ चेन्नई हैज़ लिटरेरी फोरम, ए डिबेटिंग सोसाइटी एंड म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक क्लब। यानी कि चेन्नई के हर गली या कोने में एक साहित्यिक मंच है, एक बहस यानी एक बहस वाली सोसाइटी है या जहाँ पे वाद विवाद होता है, एंड म्यूजिक एंड डांस, और नृत्य और नाटकीय क्लब, ड्रामेटिक क्लब जो है वहाँ पर है। उसके बाद आते हैं हम, ये पोएट दे रखी है छोटी सी। इस कविता को आपको पढ़ने के बाद में जो है हमें क्या करना है, आंसर्स देने हैं। तो इस कविता को आप जब पढ़ोगे तो इसमें यही बताया गया कि सुनना सिखाओ, निकटतम परिवार और दोस्तों से जो है सुनना सीखो। इस तरह से सब कुछ जो है ये पूरा इसमें बताया गया है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर जो है आपको सारे के सारे देने हैं। तो यहाँ पर जो है पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीकर एंड टू हुम डज ही स्पीक। तो यहाँ पे पूछा गया वक्ता कौन है और वह किससे बात करता है। तो द स्पीकर इज अनोमियस एंड ही इज स्पीकिंग टू गॉड। यानी कि यहाँ पर जो वक्ता है वो कोई बेनाम व्यक्ति है और वह जो है किससे बात कर रहा है, वो भगवान से बात कर रहा है। ठीक है, वह ईश्वर से बात कर रहा है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, वाई डज ही प्रे ए गॉड एज सच। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि वह भगवान से ऐसे प्रार्थना क्यों कर रहा है। तो ही प्रेज टू गॉड बिकॉज ही वांट्स गॉड टू गिव हिम द पावर टू लिसन ऑल द पीपल। यानी कि वह भगवान से प्रार्थना करता है, करना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि भगवान उसे शक्ति दे जो सभी लोगों को सुन सके। ठीक है, उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया दैट स्पीकर वांट्स टू कन्वे। यानी कि जो क्या ऐसी केंद्रीय विचार है या केंद्रीय भाव है जिसको जो है यहाँ पर स्पीकर वांट्स टू कन्वे, वक्ता जो है वो आपको बताना चाहता है या वक्ता ने जो है यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पर है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग विच इज एक्वायर्ड थ्रू द डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। द पोएम टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स। यानी कि यहाँ पे बता, कविता का केंद्रीय भाव ये है कि हमें हमारा जो कौशल विकास होना चाहिए, डेवलप द स्किल, और उसके अलावा
लिसनिंग विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू द डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास के माध्यम से और समर्पण के माध्यम से जो है श्रवण यानी कि सुनने की शक्ति या सुनना जो है उसके प्रति हमें जो है समर्पण का भाव और डेडिकेशन रखना चाहिए, प्राप्त किया जा सकता है इसके साथ में, ठीक है। और द पोएम टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स, और पोएम हमें बताती है, कविता हमें बताती है कि हम अच्छे लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी में 8वां क्वेश्चन है, राइट ए कंपोजिशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा जो है हमारे जीवन पे सिनेमा का क्या प्रभाव है उसके लिए एक छोटी सी रचना लिखनी है। क्या लिखनी है, कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन मतलब एक रचना होती है। तो यहाँ पर सिनेमा आर नॉट ओनली द बेस्ट वे ऑफ एंटरटेनमेंट बट दे ऑल्सो टीच अस एंड वी लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, यानी कि सिनेमा न केवल मनोरंजन का एक साधन है बल्कि वे हमें सिखाते भी हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंपोजिशन को ट्रीट करना है, यानी कि बताना है। आपके जो मन में आता है वो सही 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 शब्दों का उच्चारण के साथ में आपको यहाँ पे लिख देना है। तो हमने जो पैसेज बनाया है इसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आगे और भी बातें लिखी हुई हैं, अगर मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ईदर इट इज़ गुड हैबिट और बैड वन, बिकॉज बिकॉज दे शो एवरीथिंग एंड इट इज़ अप टू अस व्हाट वी चूज़, यानी कि ये एक अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है, क्योंकि वो सब कुछ दिखाते हैं सिनेमा वाले, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं। आई कैन से दैट इट हैज़ रियली अफेक्टेड अस एंड इट्स इम्पैक्ट कैन बी ईजिली सीन इन आवर सोसाइटी एज वेल एज ऑन अस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा सकता है कि इसका इफेक्ट जो है और इम्पैक्ट जो है वो आप सोसाइटी में भी और अपने आप पर भी देख सकते हैं। ऑल ऑफ अस लव वॉचिंग मूवीज एंड रियली कांट इमेजिन ए लाइफ विदाउट सिनेमास। हम सभी जो हैं एक कोई ना कोई मूवी देखते हैं, हमें प्यार है उन मूवीज़ देखने से। और अगर हम काल अब बात करें, अगर हमारे को ये इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, आदत हो चुकी है, तो हम अपनी ज़िंदगी लाइफ को जो है बिना सिनेमा के इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके आगे फिर से आपका, स्टूडेंट्स लर्न थिंक क्विकली एंड वेन एवर ए कैरेक्टर गेट्स पॉपुलर इट्स डायलॉग एंड नेम गेट ऑटोमेटिकली पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात कही है कि स्टूडेंट जो है लर्न बहुत जल्दी कर लेते हैं, चाहे इसमें कोई भी कैरेक्टर या गाना हो या डायलॉग हो, और वो जो ऑटोमेटिकली जो है पॉपुलर हो जाता है अमंग द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर हो जाता है। अभी अभी आप लोगों ने भी लेटेस्ट मूवीज़ काफ़ी देखी हैं। उसके बाद में जो है, समटाइम्स दे मेक मूवीज ऑन साइंस फ्रिक्शन एंड दिस हेल्प स्टूडेंट टू इनहेंस देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएट समथिंग न्यू। तो यहाँ पर कभी कभी जो है कुछ मूवीज ऐसी बनती है जिसमें साइंस फिक्शन का जो है काफ़ी विचार दिखाए जाते हैं, और जिनसे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को यानी कि अपने काल्पनिकता को जो है बढ़ाते हैं और क्रिएट करते हैं समथिंग न्यू, और उसके द्वारा कुछ उनको अगर समझ में आता है तो वो क्रिएट करते हैं। इस तरह से ये पैसेज जो है बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्यारा लिखा गया है। They show different types of social issues in movie and it directly affect the people. ये मूवी में जो है सामाजिक मुद्दों को अलग अलग दिखाते हैं, या अलग अलग सामाजिक मुद्दों को दिखाते हैं जो कि पूरे जो पीपल हैं उनको अफेक्ट करता है। वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल इन आवर पुलिस past in the history, police had a very bad image of taking a bride or behaving like a don, etc. But thanks to movie the image has changed and now people know that it is not every police officer the same. तो इन्हीं मूवीज़ के माध्यम से जो है, हम पहले सोचते थे कि जो पुलिस है वो बहुत ही गंदे होते हैं, रिश्वत लेते हैं और सुनते नहीं हैं, अपने आप को डॉन समझते हैं। लेकिन इन मूवीज़ ने जो है हमारी विचारधारा को थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें अच्छी छवियां दिखाई गई हैं, जिससे ताकि लोग ये जानते हैं कि कुछ पुलिस वालों की वजह से सारे पुलिस वाले गंदे नहीं होते। तो ड्यू टू सम पीपल द होल सिस्टम वाज डिग्रेडेड, और कुछ लोगों की वजह से ही ये पूरा का पूरा जो सिस्टम दोषी माना जाता है। इट शोज दैट द मूवीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, पीपल इजीली गेट द इफेक्ट विद देम एंड गेट मैनिपुलेटेड विद द मूवीज़। और जो है ये क्या है, मूवीज़ जो दिखाते हैं इसका जो रोल है, इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर, और पीपल जो कोई भी पीपल मतलब आम आदमी, जिसमें आप भी आते हो, हम भी आते हैं, छोटे से बड़े बच्चे आते हैं, तो ये जल्द से जल्द इफेक्ट हो जाते हैं और मैनिपुलेट हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, और उसमें जो सिखाई जाती है उस बातों को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई सम मूवीज़ गेट बैंड एंड सम ऑफ देम आर स्ट्रांगली अपोज्ड। इसी कारण से कुछ मूवियों को बैन कर दिया गया और कुछ मूवियों को बिल्कुल ही अपोज कर दिया गया, मतलब उसका बहिष्कार किया गया।
एक तो बैन करना मतलब प्रसारित नहीं होगा, और एक प्रसारित करने के बाद में जो है उसका अपोजिशन होता है स्ट्रांगली, तो उसको बोलते हैं अपोज्ड। ओवरऑल आई कैन दैट, यहाँ पे आई कैन से दैट दे आर गुड एंड वन शुड रियली लर्न फ्रॉम देम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सही कर लेना, आई कैन से दैट दे आर गुड एंड वन शुड रियली लर्न फ्रॉम देम, और हर किसी को इससे जो है अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है एक प्यारा सा सिनेमा के बारे में अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ यानी कि एक छोटा सा रचना लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे, राइट एन ऐसे ऑन द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो माई ड्रीम्स इंडिया के ऊपर आपको लिखना है। तो आप अपनी मर्जी से फिर से, जैसे मैं अगर चाहूँ तो फिर से लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी भी मैंने आपके सामने से पढ़ करके समझाया, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी के बाद दूसरा पैसेज आपको फिर लिखना है इसी के अंदर, क्योंकि ये लंबी थोड़ी सी आपको लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसे एक बड़ा सा थोड़ा सा होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 वर्ड्स, तो इतना तो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आप लिखें, जिसमें इंडिया ऑफ माई ड्रीम कैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या आप उस इंडिया में पसंद करेंगे, ये सब चीज़ों को जो है अपनी ड्रीम के हिसाब से एक जो है स्पीच तैयार करेंगे या ऐसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 70-80 वर्ड और 100 वर्ड तक आपको जाना ही जाना है। अगला जो क्वेश्चन है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैड टू स्टार्ट कैंपेन से नो टू पॉलीथीन बैग्स इन योर लोकेलिटी, राइट ए रिपोर्ट टू योर स्कूल मैगजीन। आपकी लोकेलिटी में जो है नो पॉलीथीन बैग्स के यूज़ के लिए जो है आपने कोई कंपेनिंग किया, उसको उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपकी स्कूल के मैगजीन में छापने के लिए या छपने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप कैसे तैयार करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर सिंपल, आप जो है पहले तो आप जो हेडलाइन है उसको डालेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट किसके द्वारा है उसका नाम डालेंगे, कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट जरूर डालेंगे, और साइड में जो डेट है, डेट के पहले या डेट के बाद में आप जो है जगह जरूर डालेंगे कि आपका जो लोकेलिटी है वो, मतलब लोकेलिटी का मतलब जो आपका एरिया है, एड्रेस है, वो किस ज़िले में है और कौन सी कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है आप एक छोटी सी रिपोर्ट जो है अपने हिसाब से लिख देंगे, जिसमें आपको आसानी से मतलब आपने जिसमें आसानी से समझाया होगा कि कौन सी चीज़ कैसे जो है आपने बताई है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं और बताएंगे नहीं, तब तक आपका जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक बहुत सुंदर सी चीज़ जो है हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने रिपोर्ट राइटिंग करी है, तो इस रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि द मानव सेवा समिति ऑफ अशोक विहार ऑर्गेनाइज्ड ए कंपेनियन। तो यहाँ पर जो है किसने ऑर्गेनाइज़ किया उसको आप बताएंगे, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये कंपेनियन स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो है कौन सी मानव सेवा समिति ने जो है पॉलीथीन बैग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कंपेनियन किया, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हजार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। द कंपेनियन वाज नेम्ड से नो टू पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। और इस जो अभियान का नाम क्या था, पॉलीथीन बैग को नहीं कहना, ठीक है। इसके बाद में बैनर्स बीइंग दिस स्लोगन वर डिस्प्लेड एट द वेरियस प्लेसेस इन द लोकेलिटी। मेंबर्स ऑफ द समिति डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। ईच ग्रुप विजिटेड द पीपल इन द होम्स। और 4 ग्रुप में 4 लोगों का जो है ग्रुप बनाया गया, और सभी ग्रुप ने जो है अलग अलग घरों में जा कर के देखा या बात की। पीपल वर टोल्ड हाउ टू यूज़ द पॉलीथीन बैग्स पोल्यूटेड द एनवायरमेंट। तो पीपल को यानी कि लोगों को ये बताया गया कि ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे वर टोल्ड दैट पॉलीथीन वाज नॉट बायोडिग्रेडेबल। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पॉलीथीन है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। दिस बैग्स कुड चॉक द सीवर्स, ये जो है नालों को जाम कर सकते हैं। दे कुड स्पॉइल द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, और ये जो है मिट्टी की मृदा की उर्वरकता को ख़त्म कर सकते हैं। और शॉपकीपर्स इन द लोकेलिटी वर रिक्वेस्टेड टू गिव अप द यूज़ ऑफ पॉलीथीन कैरी बैग्स। और जो वहाँ के दुकानदार हैं उन सभी से रिक्वेस्ट किया गया कि जल्दी से आप जो लोग हैं वो पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें और या छोड़ दें, ठीक है। और पीपल शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन द कंपेनियन, और लोगों का जो है काफ़ी इंटरेस्ट रहा इस पूरे अभियान में। और मैनी ऑफ देम प्रोमिस्ड नेवर टू यूज़ पॉलीथीन बैग्स इन फ्यूचर। और उनमें से काफ़ी लोगों ने जो है प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो फ्यूचर में पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है ये एक छोटा सा आपने रिपोर्ट बताया, मैंने हिंदी में आपको समझाया। अब सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में आपका जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वाई डिड ताऊ इंग चेंज हर इंटेंशन टू बाई अनदर टिकट। तो ताऊ
इंग ने ताऊ इंग ने टिकट खरीदने के लिए अपने इरादों को कैसे बदला। ठीक है, तो ये क्यों बदल दिया या कैसे बदला ये आपको बताना है। तो एज ए क्राउड गैदर्ड एंड द टिकट सेलर ग्रीव इम्पेटेंट, यानी कि जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई और टिकट का जो विक्रेता है वो इम्पेटेंट यानी कि सहन से बाहर हो गया, ताओ यिंग रियलाइज्ड सी कुड नॉट आर्ग्यू विद स्केल। अब उसको रियलाइज हो गया कि वो अब यहाँ पे बहस नहीं कर सकती किसी भी पैमाने पे, मतलब नहीं कर सकती। ठीक है, सी सॉ हर सन थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट हर एंड डिसाइडेड टू गेट ए टिकट। और उसने देखा कि उसका जो बेटा है उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच रहा है, और इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो टिकट खरीद ले। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है वेयर द ओल्ड लेडीज स्किल्स ए रियलेबल मेजर ऑफ हाइट एंड वेट, वाट कन्वोल्यूटेड लॉजिक वेयर हर मेजरमेंट्स बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है आपसे, क्या महिला ने तराजुओं से जो है रिलेबल मेज़र किए और क्या वो मेज़र जो है लॉजिकल थे, तो ये आपको बताना है। यानी कि लॉजिकल बेस मतलब बेस थे वो, तो यही आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा नो, द लेडीज स्केल्स ऑफ मेजरिंग हाइट एंड वेट वर नॉट रिलेबल स्केल्स। यानी कि जो महिला की पुरानी ऊंचाई और वजन मापने की जो तराजू थी वो विश्वसनीय नहीं थी। यही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि लेडीज स्केल ए रिलायबल मेजर्स ऑफ हाइट एंड वेट, क्या लेडी का जो स्केल था वो रिलायबल था, और व्हाट कन्वोल्यूटेड लॉजिक वर हर मेजर्स बेस्ड ऑन, और उसका जो लॉजिक वो मेज़र करने का वो किस पे बेस्ड था। तो सी वॉज नॉट बैड हार्टेड, उसका दिल बुरा नहीं था। सी श्योरली ए क्यूमिंग लेडी, वो थोड़ी सी चालाक थी। सिंस हर स्केल्स वर ए सोर्स हर लाइफ वुड, यानी कि वो जो मापन थे या तराजू थे वो उसकी ज़िंदगी का एक सहारा थे, सोर्स थे। हैंस दे वर मीन्ड टू मेक हर कस्टमर्स हैप्पी, इसलिए वह जो है उसके कस्टमर्स को हैप्पी करने का एक जरिया थे और मायने रखते थे। सी न्यू दैट पीपल लाइक टू बी लाइटर एंड टॉलर, सो सी हैड सेट देम अकॉर्डिंगली, और उसको पता था कि जो पीपल हैं वो लंबे या बड़े और जो है लाइटर स्केल को पसंद करेंगे, तो इसलिए उसने उसको उसी हिसाब से व्यवस्थित किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन द पोएट्स कॉन्सेंसस इन द पोएम ब्लड। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है जो कविता रक्त है इसमें कवि की विवेक से क्या संघर्ष है, या विवेक का कवि से क्या संघर्ष है, ये आपको बताना है। द पोएम गिव्स ए पीक इनटू लिटिल गर्ल्स हार्ट एंड हाउ हिज फास्ट मूविंग वर्ड मॉडल्स हर इनटू बटरफ्लाई फ्रॉम द नेवी ऑफ कोकोन। तो यहाँ पर जो है आप पूरा का पूरा जब इस लाइन को लिखेंगे तो एक चीज़ थोड़ा सी ध्यान रखनी है कि इसमें जो आप वर्ड यूज़ करेंगे उनको वर्ड्स को आपको इसी तरह से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि उसके सेंस सही नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है द पोएम गिव्स ए पीक इनटू ए लिटिल गर्ल्स हर्ट एंड हाउ दिस फास्ट मूविंग वर्ड मॉडल मोल्ड्स हर इनटू ए बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट करती होती है द नेविटी ऑफ द कोकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जो है इसमें आज नेक्स्ट जो है इसका लाइन है, पोएट ऑब्जर्व्स द नेचर एंड ट्राइज टू ड्रॉ हर फैंटेसी इज इन द सेंट एज सी प्लेज with her brother, or she also comes to experience the anxiety, fear and agony of her 86-year-old great grandmother for their ancestral house, which is in a house does horrendous image, or the conflict between the gratifying fantasies of a child and the bitter reality that money making is not easy and leads to the defeat of her promise made to her great grandmother that she will keep the house alive. These and other conflicts shows that things and situations should be dealt with pragmatics। ठीक है, इसके आगे आप फैंटेसीज आर गुड सर्वेंट्स बट बैड मास्टर्स। तो यहाँ पर जो इसने बताया क्या है कि आपको कि यहाँ पर जो मज़ा जो है वो क्या है आपका गुड सर्वेंट है लेकिन बैड मास्टर है, और द बिटर रियलिटी शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर कंसिडरेशन
वाइल मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। और जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो कड़वी सच्चाई को जो है हमें हमेशा याद रखना होगा। वाई इज़ द एक्ट ऑफ नेचर डिस्क्राइब एज प्रिसाइज इन टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहाँ पर जो है नेचर का जो एक्ट है वो प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सटीक क्यों माना गया है हर समय पे, ये आपको बताना है। तो द एक्ट ऑफ नेचर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज एकदम सटीक है इन कंपेरिजन टू द एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो मानव के तुलना में ह्यूमन का मानव के तुलना में जो नेचर का कंपैरिजन है वो बिल्कुल सटीक है, यानी कि एक्ट जो है वो सटीक है। क्यों सटीक है? वी ह्यूमंस मे बी इनएक्यूरेट इन आवर एक्ट्स, यानी कि हम इंसान जो है किसी भी आदत या किसी भी काम को करने में गलती कर सकते हैं। वी इन इंटरप्ट वन थिंग इन मैनी डिफरेंट वेज, और हम एक ही काम को कई तरीकों से या कई रस्तों से या कई जरियों से कर सकते हैं। बट नेचर डज एवरीथिंग इन ए एग्जैक्ट मैनर, बट लेकिन नेचर जो है प्रकृति हर चीज़ को उसी तरीके से करती है जिस तरह से वो पहले करते आई है। यानी कि आपका जो पश्चिम और पूरब में उगने और डूबने का है वो हमेशा पश्चिम और पूरब ही रहेगा जब तक प्रकृति है। तो हम ह्यूमन ऐसा नहीं है कि आज इस रास्ते से स्कूल चले गए, हम उस रास्ते से चले गए, या फिर हम जाते समय यहाँ पे रुक गए, या फिर धीरे हो गए या तेज हो गए। तो ये सारे के सारे एक्ट जो है हमारे चेंज हो रहे हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवनेस ऑफ द स्वान्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर जो है तुलना बतानी है आपको कि इनमें जो स्वान है, जो हंस है, और ह्यूमन लाइफ है, उसके बीच में कितना जो कॉन्ट्रास्ट है। तो द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवनेस ऑफ स्वान्स एंड ह्यूमन लाइफ इज दैट द स्वान्स आर स्टिल एज फुल ऑफ लाइफ एज दे वर सम 90s ऑटम बैक। यानी कि कम से कम 19 ऋतुओं पहले जब जैसे हंस थे वो आज भी ऐसे ही हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं है। द स्वान स्टिल कुड फ्लाई अराउंड एज मच एज दे वांट एंड गो एनीवेयर दे विश टू। और स्वान्स जो हैं यानी कि हंस जो हैं वो अभी भी फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, और जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। द पोएट फील्स ए काइंड ऑफ पेन सीइंग दिस। और इस चीज़ को देख करके या इन बातों को सोच करके जो पोएट फील करता है पेन को, यानी कि दुख को महसूस करता है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द स्वान, और वो हंसों से अपनी तुलना करता है। एंड रियलाइज डीके एंड हिज फिजिकल सेल्फ सिंस ही इज ओल्ड नाउ। यानी कि अब वो रियलाइज करता है कि वो उसका फिजिकल और सब कुछ जो है वैसा नहीं है जैसा कि पहले था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। व्हाट इज द सिंपल ट्रुथ दैट एल्यूड्स द फिलोसफर और द साइंटिस्ट। तो यहाँ वैज्ञानिक और जो फिलोसफर होता है वो फिलोसफर आपका उसको बोलते हैं दार्शनिक, या फिर दार्शनिक ही बोलते हैं हम इसको। चलिए, तो इसमें बोला गया है कि व्हाट इज़ द सिंपल ट्रूथ दैट इंक्लूड द फिलोसफर एंड द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट और फिलोसफर के बारे में सिंपल ट्रूथ या सच क्या है ये आपको बताना है। तो द सिंपल ट्रूथ इज़ द पैराडाइज इज नॉट अवे बियॉन्ड लाइफ। यानी कि जन्नत जो है वो ज़िंदगी के अलावा कहीं भी नहीं है, और इट इज़ हेयर, और ये यहीं है, राइट इन द मिडल ऑफ लिविंग, हमारी ज़िंदगी के बीच में ही है। और इट इज़ द एक्सपीरियंसेस वन हैज़ एंड द वैल्यू वन गेन्स। और इसका एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? जो इसके कीमत को जानता है और जो इसकी वैल्यू को गेन करता है, दैट इज़ ऑल ए पार्ट ऑफ पैराडाइज। और ये सारा का सारा जो है एक चीज़, ये पूरा का पूरा जो है हमारा जन्नत का हिस्सा है लाइफ। और नीदर ए फिलोसफर और नोर ए साइंटिस्ट सीज लाइफ एज वूल। और ना ही एक जो आपका फिलोसफर है और ना ही साइंटिस्ट, दोनों पूरी ज़िंदगी को कभी भी नहीं देख पाते हैं। आप जानते हो कि सबकी लाइफ का एक पीरियड होता है, ख़त्म हो जाती है, तो ये भी जो है सीज लाइफ एज वूल नहीं देख पाते हैं, नोर, ठीक है ना। और इफ ए फिलोसफर कंसीडर्स थ्रू थॉट टू बी लाइफ थ्रू टू बी लाइफ। और फिलोसफर जो है वो अपने आप को पूरी ज़िंदगी मानता है। ए साइंटिस्ट टेक ईच बॉडी पार्ट एज लिविंग बीन। और साइंटिस्ट जो है पूरी बॉडी को जो है एक लिविंग पार्ट मानता है, ठीक है। और दस दे बोथ डोंट सी द ट्रुथ दैट लाइफ इज़ होल। यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ मानते हैं, और दोनों ये नहीं मानते हैं कि लाइफ जो है वो फुल है। यानी कि लाइफ ज़िंदगी जो है ये हमेशा पूरी ही होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। नो पार्ट अलोन कैन डिफाइन लाइफ। अगर हम किसी भी पार्ट को छोड़ दें, हम अपने ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को छोड़ दें, तो वो जो है एक लाइफ को डिफाइन नहीं करेगी, वो एक जीवन को नहीं बताएगी। तो इस तरह से था ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें आपका ग्रुप ए है या ग्रुप बी, दोनों में से कोई एक करना है, तो हम ग्रुप ए कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका 18वां क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं।
हाउ डिड मार्गिया ट्राई टू गिव हिज सन द बेस्ट एजुकेशन? तो मार्गिया ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या किया, ये इसमें पूछा गया है, क्या क्या ट्राई किया। तो देखिए, मार्गिया वाज वेरी कीन अबाउट द एजुकेशन ऑफ हिज सन। वो अपने बेटे के एजुकेशन के लिए बिल्कुल ही स्पष्ट था, और ही वांटेड हिज सन टू एक्सेल इन एवरी फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। और वो चाहता था कि उसका बेटा जो है हर क्षेत्र में प्रगति करे अपनी एजुकेशन के बाद में। सो ही टुक हिम टू द टाउन्स एलिमेंट्री स्कूल एंड एडमिटेड हिम देयर। और उसने फिर इसके लिए उसने क्या है, एलिमेंट्री स्कूल जो टाउन का था उसमें ले जा करके उसको एडमिट किया। बट देयर एट द एंड ऑफ द टर्म बालू टर्न्स होम विद द प्रोग्रेस कार्ड मार्क्ड जीरो। लेकिन टर्म के अंत में बालू जो है वो अपने रिपोर्ट कार्ड में जीरो लेकर के जो है आया, और मार्गिया डिसाइडेड टू चेंज ऑफ द स्कूल एंड बिकम इट्स सेक्रेटरी। अब उस मतलब मार्गिया को ये एहसास हो चुका था कि भैया ये स्कूल में ये बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, इस टाइप की। तो मार्गिया ने डिसाइड किया कि वो जो है चार्ज ले लेगा स्कूल का और उसका सेक्रेटरी बन जाएगा। यानी कि स्कूल का सेक्रेटरी बन जाएगा। मान लो आपके फादर हैं, आपको भेजा इस किसी स्कूल में, आपने नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर जा करके वो उसका सेक्रेटरी बन गए, तो आपको एक डर रहेगा और साथ साथ में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी दूसरों की नज़र में पड़ जाएगी, यार इसके डैडी तो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल हैं, इस तरह से। आपके स्कूल में भी होते हैं, कई कई बच्चों के प्रिंसिपल के बच्चे होते हैं, तो आपके क्लास में ही होते हैं। तो इस तरह से ये बात आपको अब समझ में आई होगी कि मार्गिया जो प्रिंसिपल था, मान लीजिए जो आदमी था, वो अपने बेटे के एजुकेशन के लिए बहुत ही मतलब उत्साहित था, या बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था। और वो चाहता था कि उसका बच्चा जो है पढ़ाई में पढ़ाई के बाद में हर लाइफ के हर हिस्से में क्या करे, अपने आप को जो है विकसित करे। और उस इसी वजह से उसने जो है एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है उसका एडमिशन कराया था। बट क्या हुआ कि जब एडमिशन कराने के बाद में वो पढ़ता रहा, जब एंड टर्म खत्म हुआ, जैसे आपके टर्म खत्म होने वाले हैं, तो बालू रिटर्न्स होम विद द प्रोग्रेस कार्ड मार्क जीरो। तो बालू जो है घर पर अपने घर जब उस रिपोर्ट कार्ड को लेके पहुंचा तो उसमें जीरो था। अब मार्गिया डिसाइडेड टू, अब मार्गिया को गुस्सा तो आया होगा, तो मार्गिया डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द स्कूल। अब हर बार स्कूल तो नहीं बदल सकते, तो मार्गिया ने डिसाइड किया कि वो स्कूल में ही हिस्सा लेगा और उसका एक सेक्रेटरी बन जाएगा और स्कूल में रहेगा, ताकि उसका बच्चे पे कुछ प्रभाव पड़े। नाउ बालू हैज़ ए स्पेशल एंडिंग इन द स्कूल स्टैंडिंग इन द स्कूल। अब जब उसके फादर सेक्रेटरी बन गए, तो बालू का जो है एक स्पेशल ही जगह हो गई स्कूल के अंदर। टीचर सल्यूट बिफोर हिम वाइल ही पास बिसाइड देम। और टीचर्स जो है उसको सल्यूट करने लग गए, मतलब इतनी छवि, मतलब फादर इज ए सेक्रेटरी, तो उसको थोड़ा सा एक सल्यूट मान लीजिए। यानी सल्यूट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, सल्यूट का मतलब है उसका रिस्पेक्ट करने लगे, है ना, बहुत आदर देने लगे। बट वेन द बॉय डज नॉट स्टडी वेल द टीचर हैव टू केन हिम। और लेकिन जब बच्चा अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहा था, तो टीचरों ने उसको मारा भी। ऑल्दो मार्गिया गेट्स एंग्री, बट ही नेवर इंटरफेयर्स इन देयर वर्क एज ही वांट टू हिज सन टू गेट द हायर एजुकेशन। मार्गिया ये देख करके मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था कि उसके बच्चे की पिटाई हो रही है, बट वो इंटरफेयर टीचर के मामले में नहीं करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बच्चा जो है हायर एजुकेशन प्राप्त करे। ही वांट्स दैट ही शुड गो टू अमेरिका और यूरोप टू टेक अप हायर एजुकेशन। वो मार्गिया जो चाहता था कि उसका बच्चा जो अमेरिका यूरोप में जाकर के हाई एजुकेशन प्राप्त करे। ही प्रोवाइड्स हिम ए सेपरेट रूम एज वेल एज ए ट्यूटर फॉर स्टडी। उसने उसके लिए जो है सेपरेट रूट और एक ट्यूटर जो ट्यूशन मास्टर होता है वो भी उपलब्ध कराया। ही इवन एडवाइज बालूज टीचर टू थ्रेश द बॉय इफ़ ही डज नॉट स्टडी वेल। और उसने टीचर वालू के टीचर को एडवाइस भी, जो ट्यूटर लाया था उस ट्यूटर को उसने एडवाइस भी किया, बताया भी कि अगर बालू ढंग से नहीं पढ़ता है तो उसको कूटे भी। हैंस ही मेक्स एवरी पॉसिबल एफोर्ट टू गेट बॉय गुड एजुकेशन। इस तरह से उसने पूरा प्रयास किया कि उसका बच्चा जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। बट बालू कुड ओनली रीच अप टू मैट्रिकुलेशन सम हाउ और द अदर। यानी कि बालू इतने प्रयासों के बाद में, मार्गिया के इतने प्रयासों के बाद में, बालू फाइनली जो है अपना मैट्रिक परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर पाया। ही फेल्स टू पास SSLC एग्जामिनेशन, और वो SLC एग्जाम में जो है फेल हो गया। दस ऑल द एफर्ट मार्गिया टू एजुकेट हिज सन इज स्मोक। यानी कि मार्गिया ने जितना भी उसके ऊपर मेहनत की थी अपने बच्चे को पढ़ाने में, वो सब धुआं धुआं हो गया। यानी कि आपके ऊपर मैं बोलूँगा ना, यार मेरा तो सारा का सारा तुमने प्रयास धुआं कर दिया। धुआं मतलब गायब, जो भी लगाया सब कुछ खत्म। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अब आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे और इसको देखते हैं। हाउ डज मार्गिया बिकम रिच? तो यहाँ पे मार्गिया कैसे अमीर हुआ ये आपको बताना है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज द स्टोरी ऑफ द रिच एंड फॉल ऑफ मार्गिया। यानी कि
ये इस स्टोरी मार्गिया का जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है, यही इसकी थीम है उस मार्गिया का जो है राइज और फॉल का, यानी कि मार्गिया कैसे एक ऊंचाई पे गया और कैसे नीचे आया, इस स्टोरी का जो है ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है ये इस स्टोरी का देता है। और इट हिज ऑब्सेशन विद मनी दैट टेक्स हिम टू द पिनेकल ऑफ वेल्थ एंड अल्टीमेटली ब्रिंग्स हिम हिज डाउनफॉल। तो यह उसका जुनून जुनून ही था जो उसको मनी के लिए जो है ऊंचाई पर ले गया, पिनिकल मतलब वेल्थ की ऊंचाई पे ले गया, और अल्टीमेटली जो है वो जुनून इतना ज़्यादा था कि वो उसे फिर से नीचे ले आया। द स्टोरी ऑफ हिज राइज एंड फॉल इज़ इन 4 फेजेस। जो उसकी स्टोरी है ये अभी बिकम कैसे रिच हुआ उसकी हम बताएंगे। तो स्टोरी के कुछ चरण हैं, तो उसमें 4 चरण हैं जिसकी वजह से वो ऊपर और नीचे हुआ। तो यहाँ पर जो पहला चरण है, इन द फर्स्ट फ्रेज, हम पहले चरण की बात करें तो मार्गिया एक्ट्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ पीसेंट। तो मार्गिया जो है फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया, यानी कि उनका वित्तीय सलाहकार किसका, किसानों का बन गया। ही ट्रांजैक्ट हिज बिजनेस अंडर ए बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ मालगुडी सेंटर कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक। मालगुडी कोऑपरेटिव मॉर्गेज बैंक के सामने एक बनियान ट्री के नीचे, पीपल या बरगद का पेड़ जो है आपका, उसके नीचे अपना बिजनेस जो है उसने ट्रांजैक्शन का जो भी मतलब वो फाइनेंशियल एडवाइजर का स्टार्ट किया, उसके नीचे वो बैठ कर गए। देयर इज ए ऑलवेज ए सेमी सर्किल ऑफ पीसेंट सिटिंग अराउंड हिम। वहाँ पर हमेशा कुछ किसानों का जो है आधा चक्कर जो है, यानी कि हाफ सर्किल, आधा गोला जो है बना रहता है, जैसे चारों तरफ से किसी को घेर के नहीं बैठ जाते हैं आधे टेबल के सामने, मूवी में आपने देखा होगा। तो उस तरह से वो एक जमावड़ा लगा रहता था। बाय देयर एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन वन माइट इजिली गेस दैट दे आर सप्लीमेंट। तो उसके एटीट्यूड को और इस तरह की पोजीशन को देख करके कोई भी ऐसा सोच सकता था कि ये सारे उसके समर्थक हैं। और मार्गिया इज टू देम ए विजर्ड हु इनेबल्स टू ड्रॉ अल्टीमेट लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। और मार्गिया उन लोगों के लिए एक ऐसा रिसोर्स बन गया था जो कोऑपरेटिव बैंक से जो है उनको लोन उपलब्ध कराता था। अब आते हैं हम सेकंड फेज में। मार्गिया बिकम्स द prosperous publisher of the book Domestic Harmony in the collaboration with the printer Mr. Lal, बट ही हेट्स दिस बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए तो क्या गया है, मार्गिया जो है वो एक पब्लिशर के नाते जो है डोमेस्टिक हारमोनी का जो है इस पे वो एक पब्लिशर बन जाता है। किसकी वजह से, कोलैबोरेशन करके प्रिंटर जो है वो मिस्टर लाल की वजह से। लेकिन फिर भी उसको इस काम से जो है नफरत थी। और ही गोज टू द प्रीस्ट, और वो जो है पंडित के पास जाता है। सोज हिम हॉरोस्कोप, वो अपना जो है हॉरोस्कोप जैसे कि अपना वो दिखाते हैं ना हाथ कुंडली। हु टेल्स हिम टू वर्शिप लक्ष्मी, जो पंडित है वो बोलता है कि लक्ष्मी की पूजा करो, द गॉडेस ऑफ वेल्थ फॉर 40 डेज, और 40 दिनों तक इस पूजा को रखो। और मार्गिया गोज टू द पॉन्ड ऑफ रेड लोटस। मार्गिया जो है लाल लोटस के पॉन्ड में जाता है, यानी कि तालाब में जाता है। देयर ही मीट्स डॉक्टर पॉल, वहाँ पे वो एक डॉक्टर पॉल से मिलता है जो कि एक जर्नलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट और ऑथर थे। हिज बुक बैड लाइफ इज प्रिंटेड इन द प्रेस ऑफ मदन लाल। उसकी जो बुक थी बैड लाइफ डॉक्टर पॉल की, वो मदन लाल के प्रेस में ही छपी थी ऑन ए 50 पार्टनरशिप बेसिस, 50% की पार्टनरशिप पर। और ही अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी तो द सेल्स ऑफ द बुक, और इस बुक के बिक्री से बहुत ज़्यादा उसने पैसे कमाए। एंड विद ए शॉर्ट पीरियड ही बिकम वेल नोन फॉर हिज रिचनेस या रिचेस। तो इस तरह से जो है बहुत ही कम समय में वो बहुत अमीर के नाम से या अमीर की तरह विख्यात हो गया। इन द थर्ड फ्रेज देखते हैं। इन द थर्ड फ्रेज मार्गिया बिकम्स फाइनेंशियल एडवाइजर एंड मनी लेंडर टू द पीसेंट्स विद हिज ऑन ऑफिस इन मार्केट रोड। जो है मार्गिया जो है थर्ड लेवल में क्या बता रहे हैं हम, कि मार्गिया जो है फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी लेंडर बन जाता है पीसेंट्स का, जो किसान थे उनका। और उसका जो है मार्केट रोड में अपनी एक ऑफिस हो जाती है। दिस ही डज आफ्टर, ये कब करता है वो, ही सेलिंग हिज कॉपीराइट टू डोमेस्टिक हारमोनी टू मदन लाल। जो मदन लाल की हमने बात करी थी, जो मदन लाल के प्रेस में उसने डोमेस्टिक हारमोनी नामक पुस्तक जो है प्रकाशन किया था, उसका जो है पूरा कॉपीराइट उसको बेचने के बाद में जो है फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी लेंडर जो है वो किसानों का बन जाता है, और उसका एक ऑफिस जो है मार्केट रोड में वो खोलता है। ठीक है। उसके बाद में चौथा जो स्टेप है इसमें क्या है, द फोर्थ एंड लास्ट फ्रेज की बात कर रहे हैं। मार्गिया बिकम्स द फाइनेंशियल विजार्ड
हु रिसीव्स डिपॉजिट एंड पेज फेबुलस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर पॉल। और जो है मार्गिया एक जादू फाइनेंशियल जादूगर की तरह बन जाता है, जो कि पैसे लेता है और फेबुलस रेट पर जो है इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट के साथ पैसे देता है डॉक्टर पॉल की मदद से। ही बिकम ए वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल सिटीजन ऑफ मालगुड़ी, और वो मालगुड़ी का एक बहुत बड़ा जो है रिच पर्सन बन जाता है और एक नॉन आदमी, नॉन सिटीजन जो है वो बन जाता है, एक अच्छा नागरिक बन जाता है। तो इस तरह से जो ये पार्ट था, आपने इसका सॉल्यूशन देखा, और यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है आपका प्लेलिस्ट, उसको जरूर चेक कर लें। इस प्लेलिस्ट में सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे हर सेट के। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हो, शेयर जरूर करें, लाइक कर दें अभी के अभी, ताकि आपके सॉल्यूशंस और भी जो हैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाएँ और सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और सारे सॉल्यूशंस आप देखोगे जो हमने इस चैनल पे डाले हैं, वो सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे सॉल्यूशंस है और वो अलग से ही बनाए गए हैं, स्पेशल सॉल्यूशंस हैं, इजी लैंग्वेज, जैसे कि मुझे एग्जाम देना है और मैं चाहूँ कि ये क्वेश्चन कैसे लिखूँ, तो उस तरह से मैंने इसको बनाया है। ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ केवल आंसर दे दो, बच्चे भाड़ में जाएं, ऐसे कोई हमारा जो इंटेंशन नहीं है। ये सॉल्यूशन पढ़ने वाले अच्छी तरह से जानते हैं जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। हाँ, इलेक्टिव का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, वो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी में इसलिए डालेगा क्योंकि यहाँ पे छोटी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इंग्लिश के लैंग्वेजेस थोड़े से हार्ड दिए गए हैं, कोर की अगर कंपैरिजन करें तो कोर इजी है, इलेक्टिव थोड़ा हार्ड है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।